नमस्कार दोस्तों। हम हड़प्पा सभ्यता के स्थान पढ़ रहे थे, कांस्य युगीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे। और उसमें पिछली क्लास में हमने कालीबंगा को ठीक से पढ़ लिया था। आज हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो राजस्थान में एक और स्थान बसता है बरोरा गंगानगर के अंदर, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद में हम लोह युगीन सभ्यताओं पे आ जाएंगे। ठीक है। तो एक स्थान बचा हुआ है बरोर ठीक है, श्री गंगानगर। देखिए विद्यार्थियों, ये भी राजस्थान का हड़प्पा स्थल है, राजस्थान में स्थित हड़प्पा स्थल है। और इसकी क्या क्या बिंदु है पहले मैं लिख लेते हैं कि यह हड़प्पा स्थल है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सरस्वती या घग्गर जो भी आप कहो, गंगानगर जिले में स्थित है, लिख लिया हमने। घग्गर नदी के तट पे, कौन सी? घग्गर नदी के तट पर है। और तीसरी बात, यहाँ से हड़प्पा के भी हमें सभी प्रकार के प्रमाण मिले हैं। हमें इसकी प्राक हड़प्पा के भी प्रमाण मिले हैं, विकसित हड़प्पा के भी प्रमाण मिले हैं और उत्तर हड़प्पा के भी प्रमाण मिले हैं। जिस तरह से कालीबंगा में मिले हैं उसी तरह से आपके प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा तीनों काल के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि संभावना है कि यह क्षेत्र भी कालीबंगा के पास में या उसकी संलग्न बस्ती रही हो, इस वजह से ये क्षेत्र भी यूँ कहिए कि कालीबंगा के समान अपने पास में उपकरण रखता है। 2003 में उत्खनन हुआ इसका, काफ़ी नवीनतम स्थानों में से एक है। और अब बात करें तो वापस वही बात, ASI वगैरह इन स्थानों नहीं आता, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम इस समय नहीं आता। और क्या मिला यहाँ से? यहाँ से देखो 8000 के आसपास मन के मिले हैं। ठीक है, मन के मिले हैं जो कि सेल खड़ी से बने हुए हैं। सेल खड़ी जिसे हम स्टेलाइटाइट बोलते हैं। ठीक है, सेल खड़ी 800 मन के प्राप्त हुए हैं। अब इन मनकों का जो साइज है या इन मनकों के जो एक प्रकार से विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं हड़प्पा के अन्य नगरों से प्राप्त मनकों के समान हैं। इसके कारण हम इसको ये बोलते हैं। साथ साथ में यहाँ पर लाजवर्द मणि, ठीक है, लाजवर्द मणि ये महंगा पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, लाजवर्द मणि के कई सारे मनके और उपकरण भी हमारे को प्राप्त हुए हैं। लाजवर्द मणि के बारे में आपको पता ही है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। हड़प्पा सभ्यता में हमने पढ़ा था। खैर ये अफगानिस्तान से लाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के कई सारे स्थानों से लाजवर्द मणि प्राप्त हुई है। ठीक है, अफगानिस्तान से ये आयात होता था। ठीक है, और अपन देखें यहाँ पे तो बरोर के अंदर हमें कई सारी यूँ कहिए कि अन्य विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की। जैसे इनका नगर नियोजन भी हमें प्राप्त हो जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात जो विद्यार्थियों थी वो थी उसका नगर नियोजन। तो यहाँ से हमें नगर नियोजन मिलता है। एक टाउन प्लानिंग जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ में अगर इन नगरों के अंदर जो घर प्राप्त हुए हैं उन घरों के अंदर भी सामान्य तौर पर बंगाल की खाड़ी कालीबंगा जैसी कच्ची ईंटों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ईंटों का प्रयोग, ठीक है, ईंटों का प्रयोग। कुछ मृदभांड भी हमें प्राप्त हुए यहाँ से, इसलिए कुछ मृदभांड भी मिले हैं। हड़प्पा के समान ही है, मृदभांड मिले हैं। और ख़ास बात क्या थी, कुछ मृदभांडों में काली मिट्टी भरी हुई है। ठीक है, काली मिट्टी भरी हुई है। एक खास बात ये थी कि इसमें भी आपके उद्योग मजबूत थे। हड़प्पा के अन्य नगरों की भांति उद्योग मजबूत स्थिति में
तो ये बातें इस बात को प्रूव करती है, ये साक्ष्य उस बात को प्रूव करती है कि हड़प्पा कालीन ये बस्ती रही होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो और आगे जब इनकी खोज होगी, इसमें और कई सारे प्रमाण हमारे को जब प्राप्त होंगे, तब इसके बेस पे हम और ज़्यादा कहेंगे कि ये बस्ती जो है ये किस सभ्यता में रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात होगी बरोरा, गंगानगर, और यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों कालों के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या होगा। अब हम बात करेंगे आगे, लिख लो आप इसको। अब हम बात करेंगे लौह युगीन सभ्यताएं। राजस्थान में लौह युगीन सभ्यता के स्थान। ठीक है, देखिए मैं इसका एक हल्का सा परिचय करूं तो आपको जानकारी शायद हो ना हो। हिस्ट्री वालों को तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है इंडियन हिस्ट्री पोर्शन के अंदर हमने, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी दे देता हूँ ताकि जनरल स्टडी के बच्चे, क्योंकि राजस्थान की सभ्यताएं जब पढ़ते हैं तो वो सभ्यताएं आपके जनरल स्टडी में भी काम आती है और हिस्ट्री के पोर्शन में भी काम आती है, लेवल सेम रहता है। तो ये वीडियोज़ अगर जनरल स्टडी पोर्शन में जाएंगे तो फिर उनको क्या है कि इतिहास तो उनकी पढ़ी भी नहीं है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। तो देखो हमारा ये मत ये है अभी तक का कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी उत्तरी भारत के अंदर, खोज हुई। हालांकि दक्षिणी भारत में कई ऐसे स्थान हमें मिले हैं जहाँ 1000 ईसा पूर्व से पहले के लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई है। ठीक है, हुई कहाँ से हुई थी? अंतरजी खेड़ा यूपी से हुई थी। यहां से लोहा पहली बार खोजा गया। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से। इससे पहले तांबा और कांसा यूज होता था। हम ये भी पॉइंट करके लिख सकते हैं कि मानव द्वारा प्रथम उपयोग में लाई धातु तांबा थी। कौन सी थी? ताम्र। ठीक है, तो देखिए 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, पहली बात। दूसरी बात, तो ऐसे स्थान, ऐसे पुरातात्विक स्थान, ऐसे पुरातात्विक स्थान जहां से बड़े पैमाने पर लोहिक अवशेष अथवा संबंधित अवधि के अवशेष प्राप्त हुए, अवधि के अवशेष प्राप्त हुए, उन्हें लोहिक स्थल कहा जाता है या लोहकालीन स्थल कहा जाता है। अब लोहकालीन स्थल कहा जाता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात विद्यार्थियों ये कि लोहकालीन कह दूं ना तो लोहकाल कौन सा? तो आप ये समझिए कि 1000 ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट BCE बोल सकते हो, से वर्तमान तक लोहकाल ही चल रहा है। वर्तमान कह दो या आप बेहतर होगा कि गुप्त काल कह दो। ठीक है, या के बाद का संपूर्ण काल कह दो, के बाद का संपूर्ण काल। तो हमारा प्राचीन भारत पूरा इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये होगी बात। अब देखो राजस्थान में इसके कई स्थल है। राजस्थान के मुख्य स्थल कौन से हैं? राजस्थान के मुख्य स्थल लोहकालिक, तो उसमें सबसे पहला अग्रणी नाम आता है बैराठ का। किसका? बैराठ का। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? बैराठ की बात करने वाले हैं। ठीक है,
एक चीज और भी है कि अगर अपन सभ्यता का विकास देखें तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या यूज किया था? पाषाण। पाषाण काल कहते हैं जैसे हम। फिर ताम्र यूज हुआ और ताम्र के साथ साथ में पाषाण चलता रहा, तब हम उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे तांबे के साथ में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया और वो कांस्य काल शुरू हो गया। और फिर लोहे का उपयोग शुरू हुआ और वो धातु इतिहास के आधार पे लोह काल कहलाया। ठीक है, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। फिर पाषाण काल में भी जो सबसे घटिया प्रकार के जो औजार होते थे वो था पुरा पाषाण काल, और मध्यम प्रकार के या लघु उपकरण थे वो मध्यम पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस तरह से ये पूरा चला। हमने पाषाण काल देख लिया, ताम्र देख लिया। कांस्य काल में हड़प्पा सभ्यता आती है, इसमें कालीबंगा और मरोरा देख लिया। और आज हम बात करेंगे लोह काल की, जिसमें बैराठ, सोनारी, नगरी है ना, ये सारे स्थान अब शेष बचे उस सारे के सारे किसके हैं? लोह काल के स्थान है। ठीक है, अब हम बात शुरू कर रहे हैं बैराठ से। इसका एरियल व्यू है और बैराठ सबसे पहले हम देखते हैं कि बैराठ की लोकेशन कहाँ है और फिर देखते हैं कि बैराठ की खोज कैसे हुई। विद्यार्थियों, ये जयपुर में स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जयपुर के शाहपुरा डिवीजन में है, जयपुर में अवस्थित। कहाँ पे अवस्थित है? जयपुर में अवस्थित है। बाणगंगा का मैदान है। ठीक है, बस ज्यादा माथाबोड़ी नहीं करनी, नदी याद रख लो, जिला याद रख लो। ठीक है, बैराठ खुद अपना गांव है, जैसे अपन गांव का नाम है जैसे अपन विराट नगर भी कहते हैं। क्या? विराट नगर भी कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी लोकेशन। अब बात करें इसके खोज की। अगर इसकी खोज की बात करें तो खोज कई चरणों में चला है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जो पूरे भारत के इतिहास की एक स्टोरी प्रेजेंट करता है। मैं अगर उसको बहुत संक्षिप्त में बात करूं तो इसमें पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं, इसमें ताम्र पाषाणकालीन कई ताम्र उपकरण मिले हैं, इस पे हड़प्पा सभ्यता के कई प्रकार के साक्ष्य मृदभांड वगैरह प्राप्त हुए हैं। इनकी ईंटों की साइज उस समय की समान थी। उसके बाद में वैदिक काल के अंदर आपके ऋग्वेद में इन मत्स्यन का नाम मिलता है। उसके बाद अगर अपन महाजनपद काल में आए तो यहाँ से कई सिक्के प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम अगर जैन बौद्ध काल में आए तो बौद्ध धर्म के कई प्रमाण यहाँ पे विहार वगैरह प्राप्त होते हैं। मौर्य काल में आते हैं तो अशोक के भाबरू का लेख, भीमसेन की पहाड़ी का लेख, 2 लेख अशोक के प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जब शुंग ब्राह्मण काल में आते हैं तो यहाँ पर आपकी पतंजलि खुद अपने महाभाष्य में लिखता है कि जब हम यज्ञ कर रहे थे उस समय यवन आक्रमण बैराठ पर हुआ था, विराट नगर पर हुआ था। इसके साथ साथ में इस समय यवनों के 36 सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से 28 हिंद यवन शासकों के हैं और 6 सिक्के जो हैं, 8 सिक्के जो है वो आहत मुद्राएं हैं। फिर गुप्त काल आता है। गुप्त काल के अंदर भी हमें यहाँ मुंडिया लिपि के 2 लेख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें आगे तो फिर गुप्त काल के बाद में अकबर, मुगल शासक ने भी यहाँ पे जो है वो एक मानसिंह ने दरवाज़ा बनाया था, अकबर ने एक टकसाल यहाँ पे बनाई थी। तो हम यह देखते हैं कि पाषाण काल से लेकर और मध्यकाल तक की पूरी तस्वीर जो है वो बैराठ से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए डॉक्टर सत्यप्रकाश ने ठीक कहा था कि हमने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जितना खोया था उससे अधिक कहीं बैराठ में पा लिया था। ऐसा ही एक स्टेटमेंट एसएन सेन का कालीबंगा के संबंध में भी है। ठीक है, तो इसकी खोज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने 1836 के अंदर यहाँ पे एक भाबरू का लेख खोजा था, जो अशोक का लेख है, जिसमें अशोक ने है वो बुद्ध धामो संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। अशोक के बौद्ध होने का एकमात्र सबसे प्रमाणिक स्रोत जो है वो वही है। उसके बाद में 1871-72 के अंदर कार्लाइल, जो कि कनिंघम के सहयोगी थे, उन्होंने भीमसेन की पहाड़ी के अंदर यहाँ पर एक अशोक का अन्य लेख और खोजा। उसके बाद में 1910 में भंडारकर साहब ने यहाँ पे एक गहरी स्टडी करी थी। उसके बाद में आपके लगभग 1937-36 के आसपास यहाँ पे है वो दयाराम साहनी ने अपना काम शुरू किया था, और फिर नील रत्न बनर्जी और आपके कैलाशनाथ दीक्षित, अमलानंद घोष, इन सभी लोगों ने इस पर काम किया है। ठीक है, और इस तरह से बैराठ
इसके कई सारे प्रमाण जो है वो प्रकाश में लेके आए। तो बेराट एक महत्वपूर्ण स्थान है और इससे बढ़िया प्रश्न परीक्षा में बनने के आसार रहते हैं। अब देखिए मैं एक एक पे आता हूँ खोज के बारे में कि पहले खोज किसने करी, उसके बाद किसने करी। इस तरह से हम एक एक को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1837 कैप्टन बर्ट ने बाबरू का लेख खोजा। उसने अभी तक बेराट की सभ्यता नहीं खोजी थी, ध्यान रखना। बेराट के अंदर बाबरू का लेख खोजा था, जो कि अभी एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में रखा हुआ है, कोलकाता में रखा हुआ है। उस समय एशियाटिक सोसाइटी में जाती थी सारी चीजें। फिर कार्लाइल ने क्या किया, कार्लाइल ने भीमसेन की पहाड़ी में अशोक का दूसरा लेख खोजा। दूसरा लेख मतलब पहला बर्ट ने ये खोजा बाबरू का, और यहां का दूसरा था, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक लेख ही खुदे हैं, अभी तक सभ्यता की कोई खुदाई नहीं हुई है। बस इस बात का ध्यान रखना, ये लेख धरातल के बाह्य भागों में ही है, ठीक है। अभी तक खुदाई नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा नाम 1910 में भंडारकर ने, डॉक्टर भंडारकर ने विस्तृत अध्ययन किया। और फिर 1936 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। साहनी ने बेराट सभ्यता की खोज की। तो देखिए, पहला व्यक्ति भले ही आपके बर्ट था जिसने अभिलेख खोजा हो, लेकिन यह सभ्यता होने की बात पहली बार किसने करी थी, वो आपके दयाराम साहनी ने की थी। इस बात को आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। सिविलाइजेशन होना और अभिलेख होना अलग अलग बात है। आप अभिलेख खोज के निकल जाते हो तो इसका मतलब ये कि आपने केवल अभिलेख की खोज की है, धरातल के अंदर जाके नहीं देखा कि पूरा का पूरा पुरातत्वों का भंडार है नीचे। उसकी खोज बर्ट ने नहीं की, न कार्लाइल ने की, न भंडारकर ने की। ये अनुमान जो था पहला, ये जो बातें थी वो पहली बार डॉक्टर दयाराम साहनी ने बताई थी हमारे को। तो 1936 का दयाराम साहनी का जो ये पॉइंट था, ठीक 100 साल बाद कैप्टन बर्ट के। तो इस दयाराम साहनी के इस कहने के बाद से यहाँ पे उत्खनन का कार्य वगैरह स्टार्ट होता है। और आगे देखिए विद्यार्थियों, फिर आगे 1962 में नीलरत्न बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित अमलानंद घोष द्वारा उत्खनन हुआ, ठीक है। तो ये कुछ नाम वगैरह आप याद रखना, ये टाइम लाइन है इसकी। और टाइम लाइन पूरे में मैं चाहता हूं कि आप 1936 और ऊपर वाले 2 ये याद रख लेना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और इन्होंने आपके बीजक डोंगरी क्षेत्र में इन्होंने खुदाई करी थी। दयाराम साहनी ने भी यहाँ का सर्वे किया था, बीजक डोंगरी, ठीक है। यहाँ पे बीजक डोंगरी, भीमसेन डोंगरी, कई सारी डोंगरियाँ हैं। डोंगरी का मतलब हमारे यहाँ पे राजस्थान में अपने पहाड़ी को कहते हैं डोंगरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दयाराम साहनी ने जो है वो अपना काम शुरू कर दिया था। इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे।
ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा, ये चित्र आप देख रहे होंगे, एरियल व्यू है इसका, और ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में जो है वो हमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, मैं एक लाइन नीचे लिख रहा हूं कि विराटनगर या बैराट की डोंगरियों से पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक के प्रमाण मिले। इस आधार पर डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा था कि हमने जितना हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान में जाने से खोया था, उतना बैराट की खोज से पा लिया। ठीक है, तो ये डॉक्टर सत्यप्रकाश का स्टेटमेंट थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये एक प्रकार से बैराट का वो क्षेत्र है जहां से हमें है वो विभिन्न प्रकार की उपकरण सामग्रियां वगैरह मिली है। ठीक है, अब हम आते हैं एक एक बिंदु के ऊपर और एक एक बिंदु को समझते हैं कि कौन सा प्रमाण है वो कहां से मिला और किस चीज का प्रमाण था। ठीक है, अब हम बांट देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाषाणिक प्रमाण कौन से थे। कि ऐसे कौन से प्रमाण हैं जो बताते हैं कि बैराट पाषाण काल में भी था। ठीक है, तो यहां से तीन ऐसी चीजें मिली है, आप देख पा रहे होंगे। एक हिरण सी आकृति वाला शैल चित्र, शैल चित्र का मतलब होता है गुफा में बना हुआ चित्र, और गुफा चित्र सारे के सारे पाषाण काल के माने जाते हैं। तो पहला प्रमाण क्या मिलता है कि बीजक बैराट की पहाड़ियां जो है, बीजक डोंगरी, गणेश डोंगरी व भीम डोंगरी से कई शैल चित्र मिले। ठीक है, जैसे शैल चित्र आपको पता ही है, ये हिरण वाला आ गया। अब देखिए, शैल चित्र जो है यह आपके पाषाणिक विशेषता को दर्शाता है। दूसरा, एक कुल्हाड़ी मिली, अच्छा शैल चित्र मिले जो कि लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं, जो 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहां से हमें है वो एक दुधारी कुल्हाड़ी मिली है, दोनों तरफ धार थी, चापर चोपर जैसे हम कहते हैं, तो चोपर टाइप की कुल्हाड़ी पाषाणिक विशेषता दर्शाती है। दुधारी कुल्हाड़ी पत्थर की बनी हुई, ठीक है, और एक झूलती हुई गुफा यहां से प्राप्त हुई है, झूलती हुई गुफा। ये तीनों बातें, और भी आपको कोई प्रमाण मिलता है तो आप खुद छांटना कहीं किताबों में, तो आपको कोई भी नया प्रमाण मिले, सीधी सी बात है 10,000 के आसपास प्रमाण साक्ष्य मिले, सारे तो मैं लिखवा नहीं सकता। आपको उन पढ़ते पढ़ते या परीक्षा में कोई नया कभी कोई प्रमाण देखो तो आप है वो समझ जाना कि ये पाषाण का है, तो आप उसकी लिस्ट में शामिल कर दो। थोड़े से समझदार आप बनना, ऐसा मत हो कि कल को आप कोई नए पेपर देखो और वहाँ से कोई नया तथ्य निकल कर सामने आए, तो फिर है वो कई बार ऐसी दिक्कत नहीं होनी। हालांकि नया तथ्य नहीं आएगा आपके सामने, फिर भी आ जाता है, तो आप खुद अपनी समझ के बेस पे इसको कर सकते हो। तो ये विद्यार्थियों पाषाणिक प्रमाण थे। अब मैं बात करता हूँ आपके ताम्र पाषाण के स्थल कौन कौन से थे यहाँ पे। ठीक है, तो ताम्र पाषाणिक स्थलों की बात करते हैं। देखो, पाषाण की बात तो हो गई कि ताम्रकालीन कौन से साक्ष्य यहाँ मिले हैं।
ठीक है, मैं एक एक काल के साक्ष्य आपको बताऊंगा कि ताम्रकालीन साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। जो सबसे मेजर साक्ष्य हैं उसी पर बात करेंगे। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ से हमें कई प्रकार के औजार मिले हैं। इसमें लोहे के भी साथ में है और तांबे के भी साथ में है। ठीक है, तो मैं कुछ औजारों के नाम लिख रहा हूं, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, ठीक है, भाला, कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठी, अंगूठी, ठीक है, चूड़ियाँ, अंगूठी, मछली पकड़ने का कांटा, ये 2 जगह से मिला, का कांटा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये इस काल की मानी जाती है। ठीक है, कांटा, कांटा इत्यादि। ठीक है, कई लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कई लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये ताम्र में तो नहीं है लौह उपकरण, बाद का है, लेकिन ठीक है, बाद में भी आएगा तो सही। अब ताम्रकालीन सभ्यता की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो इसको गणेश्वर, खेतड़ी, सुनारी, काबड़ी, इन क्षेत्रों से है वो क्या मिलता होगा, तांबा मिलता होगा। ठीक है, गणेश्वर, सुनारी, काबड़ी, खेतड़ी, खेतड़ी से सुना क्या, सॉरी, ताम्र आपूर्ति होती होगी। और आपको पता हो कि यहां पर अकबर ने एक टकसाल भी बना दी थी। अकबर ने सिक्के डालने के लिए टकसाल बना दी थी, धातु पर्याप्त थी यहाँ पे। ठीक है, तो बैराठ में अकबर की टकसाल भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ताम्रकालीन साक्ष्य होगी विद्यार्थियों। अब अपन बात करते हैं तांबे के बाद में सिंधु घाटी के साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी के सीधे तौर पे लिखे हुए नहीं है, अपन सीधे लिख लेते हैं। फोटो तो कोई लाया ही नहीं मैं सिंधु घाटी का। सिंधुकालीन साक्ष्य, मैं सभी कालों के साक्ष्य बताऊंगा तो आपके थोड़ा सा क्या डी कोड हो जाएगा ना, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहली बात, यहाँ के ईंटों की जो साइज है, ईंटों की साइज, ईंटों का आकार दोनों का बराबर है। दूसरा, काले व लाल प्रकार के मृद भांड, ठीक है, बैराठ से मिले हैं। तो ये दोनों बातें जो है सिंधु काल की भी है और यूं कहिए कि अच्छा, यहाँ से कई चित्रित मृद भांड भी मिले हैं, सिंधु काल की भी है और बैराठ की भी है। ठीक है, इसलिए हम कई बार उसको मानते हैं कि बैराठ सिंधु काल में भी जिंदा था, उस समय भी ये अस्तित्व में था। अगर अपन बात करें वैदिक कालीन साक्ष्य की, वैदिक साक्ष्य क्या मिले यहाँ से, तो वैदिक साक्ष्य की बात करें तो देखिए 2 चीजें हैं। पहली, ऋग्वेद, ऋग्वेद में लिखा है कि मत्स्य नामक व्यक्ति ने ये मत्स्य क्षेत्र में, या यूं कहिए कि विराट नगर क्षेत्र में यहाँ पे इलाका जो है वो स्थापित किया था, मत्स्य जनपद की स्थापना की थी। ठीक है, तो कौशितकी व गोपथ ब्राह्मण में वैदिक साहित्य बेस्ट है, यहाँ पे लिखते हैं कौशितकी व गोपथ ब्राह्मण के अनुसार मत्स्य नामक व्यक्ति ने मत्स्य जनपद की स्थापना की थी और ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट नगर। ठीक है, और दूसरी बात, उत्तर वैदिक काल की अगर अपन बात करें
उत्तर वैदिक काल, तो यहां से हमें बड़े पैमाने पर लौह उपकरण मिले हैं। बड़े पैमाने पर लौह उपकरण, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था। ऋग्वेद में नहीं था, उत्तर वैदिक काल लौह उपकरण प्राप्त हुए। तो इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर हम कहते हैं कि वैदिक काल में भी ये सभ्यता जो है वो अपने अस्तित्व में थी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें इसकी वैदिक काल के बाद में आ जाएगा महाजनपद काल। ठीक है, तो महाजनपद कालीन साक्ष्य यहां से क्या क्या मिले हैं। महाजनपद कालीन या शोक आगे सारे कोई बात नहीं, मैं अलग स्लाइड ले लेता हूं। देखिए हमारे भारत के अंदर 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे, और उनमें से एक महाजनपद जो है वो आपके मत्स्य महाजनपद था, और उसमें हमें है वो विराटनगर उसकी राजधानी थी। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेखित सोलह महाजनपदों की सूची में मत्स्य महाजनपद प्रमुख था। तो ये साहित्यिक साक्ष्य विराटनगर की बात करता है, जिसकी राजधानी बैराट थी। इसका मतलब ये महाजनपद काल में भी अस्तित्व में नगर था। और आपको पता होगा कि बैराट थी। महाभारत का युद्ध को भी हम है वो इन्हीं महाजनपदों से संबंधित मानते हैं, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ, कुरु, पांचाल, ये सब महाजनपद थे उस समय। ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ वगैरह ये इनकी राजधानियां हुआ करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास यहीं पर व्यतीत किया था, और बैराट की जनता ने अज्ञातवास के दौरान पांडवों का सहयोग भी किया था। तो ऐसा भी माना जाता है। महाभारत काल में पांडवों ने यहां अज्ञातवास गुजारा था। जनता ने इनका सहयोग किया था। जनता ने इनका सहयोग किया था। यहां से महाभारत युद्ध के 58 उपकरण जो है वो हमें है वो प्राप्त होते हैं। यहां से महाभारत कालीन 58 उपकरण, युद्ध उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये बातें निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि महाजनपद महाभारत काल में भी यह स्थान जो है वो आपके यूं कहिए कि विशिष्ट बना हुआ था। साथ में हम ये भी कह सकते हैं इस समय, अच्छा अब इसके बाद में हम सीधे आ जाते हैं मौर्य काल में क्या क्या था। ठीक है, मौर्य काल में क्या था, तो मौर्य काल में कई सारी चीजें थी, तो हम एक एक को देखते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन प्रमाण। मौर्यकालीन प्रमाण इतिहास के सभी कालखंडों की जानकारियां हमारे को बैराट से मिल जाती है। ठीक है, मौर्य काल में सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है
कि यहाँ पर अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों पे हम आगे आते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि अशोक मौर्य ने यहाँ पर स्तूप बनाया था, बनवाया था, जिसके आसपास कई बौद्ध गुफाएं प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरी बात, इन गुफाओं से एक स्वर्ण मंजूषा मिला है। स्वर्ण मंजूषा स्वर्ण का एक पात्र है और जिसमें बुद्ध की अस्थियां जो है वो रखी हुई है। मंजूषा भी मिला है जिसमें बुद्ध की अस्थियां रखी हुई है, बुद्ध की अवशेष रखे हुए हैं। ये भी आपके मौर्य काल के हैं। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद हम और देखें तो अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं यहाँ से। अशोक के 2 लघु शिलालेख मिले हैं। एक कैप्टन बर्ट ने खोजा, जिसे हम भाबरू का शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबरू का शिलालेख। अब देखिए इसकी खास बात देखिए, इसमें अशोक ने अपने आप को क्या लिखा है? इसमें अशोक ने लिखा है कि मैं, इसमें अशोक क्या कहता है? इसमें अशोक कहता है कि मैं बुद्ध धम्म व संघ के प्रति, ये बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता हूं, अपनी आस्था व्यक्त करता हूं। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो एक बात आती है कि कौन से अभिलेख से पता चलता है कि अशोक जो है वो बौद्ध था। ठीक है, तो इस अभिलेख से अशोक का बौद्ध होना प्रतीत होता है। इस अभिलेख से अशोक का बौद्ध होना दर्शाता है, ठीक है। तो एक भाबरू से मिला, दूसरा कहाँ से मिला है? दूसरा लेख मिला है आपके भाबरू का लेख अभी जो है ये आपके कहाँ पे रखा हुआ है? भाबरू का लेख अभी रखा हुआ है आपके एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के अंदर। यही है जो आप देख रहे हो, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में। कलकत्ता में रखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे भाबरू के बारे में हम हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, बट इतना आपको याद रखना ही है। और ये बीजक की पहाड़ियों से मिला था वैसे। ठीक है, कैप्टन बर्ट ने खोजा, ये तो मैं आगे पहले लिख चुका हूं। कैप्टन बर्ट, ठीक है, 1837, सॉरी। ठीक है। इसके बाद में देखिए और क्या क्या मिला यहाँ पे। ये भाबरू का लेख है और इसी में उसने है वो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। बुद्ध धम्म संघ, जैसे हम त्रिरत्न कहते हैं, के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। ठीक है, तो बौद्ध होना दर्शाता है ये लेख पूरा का पूरा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या मिला वो पॉइंट्स भी ले लेता हूँ चौथे बिंदु पे। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे भाबरू और भीमसेन की पहाड़ी से भी मिला है, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ मत ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप है ना यहीं लिख लेना भाबरू
एक मिनट, यही लिख लेते हैं, भीमसेन। ठीक है, ये 2 लेख मिले हैं, मैंने बता ही दिया आपको वैसे। अब देखिए इसके अलावा मौर्यकालीन साक्ष्य कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो अगर इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कई सारे आयताकार विहार बनाए गए हैं। आयताकार विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ साथ में एक गोल मंदिर की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी द्वारा यहाँ पर एक वो स्तूप वाली सेम बात ये गोल मंदिर की खोज की गई। इसको स्तूप ही माना जाता है। मंदिर की खोज की गई यहाँ पर। अब यहाँ पे कई सारे प्रमाण मिले, जैसे अशोक के स्तंभ के टुकड़े मिलना, अशोक स्तंभ के टुकड़े मिले। ठीक है, ये विहार मिला यहाँ से, पंचमार्क सिक्के मिले, आहत सिक्के जैसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके शक संवत, इसमें 2 अभिलेख भी यहाँ पे मिले हैं इस गोल मंदिर पहाड़ी क्षेत्र में। एक मिला है 1509, पार्श्वनाथ का मंदिर मिला है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं तो एक सती शिलालेख मिला है। सती शिलालेख जिस पर डेट लिखी हुई है 1743 विक्रमी संवत। ठीक है, एक शक संवत 1509 लिखा हुआ लेख मिला है, 9 शक संवत का लेख। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है जो हमें बताती है कि ये मौर्य काल में भी अस्तित्व में था। छठा पॉइंट अगर अपन देखें यहाँ पे तो मौर्यकालीन सिक्के यहाँ से कई बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, ये सारे मौर्यकालीन सिक्के हैं हमारे पास में। तो ये मौर्य काल के प्रमाण थे। देखिए विद्यार्थियों, मौर्य काल के बाद में आता है ब्राह्मण काल। कौन सा? ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल में आपके सुंग, सातवाहन ये सब आते हैं, है ना, ये सब आते हैं। इसके क्या प्रमाण है हमारे पास में? तो पतंजलि क्या पुष्यमित्र सुंग के ब्राह्मण थे, वो जब अश्वमेघ यज्ञ करने बैठे थे तो अपने महाभाष्य पुस्तक में लिखते हैं कि जब हम यज्ञ कर रहे थे तो उस समय यवनों ने है वो माध्यमिका नगरी से होते हुए विराट नगर पर आक्रमण किया था। ये अपने आप में बड़ा प्रमाण है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं पुष्यमित्र सुंग के ब्राह्मण पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, महाभाष्य में लिखा है कि जब मैं यज्ञ कर रहा था, अश्वमेघ यज्ञ संपादित कर रहा था, उस समय विराट नगर पर और साथ में माध्यमिका चित्तौड़ पर यवन आक्रमण हुआ था। आक्रमण हुआ, कोई कहता है कि डेमेट्रियस ने किया था, कोई कहता है कि मिनांडर ने किया था, बट यवन आक्रमण हुआ था, ऐसी बात हमें प्राप्त होती है महाभाष्य से। ठीक है, तो ये भी एक साहित्यिक स्रोत है जो बताता है कि बैराठ इस समय भी ब्राह्मण काल में भी आपके अस्तित्व में था और बना हुआ था। दूसरा क्या था? दूसरा हमें यहाँ से 36 ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिन पर आपके 36 मुद्राएं मिली हैं।
ठीक है, मुद्रा मिलना बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, 28 मुद्राएं ऐसी है जिनके ऊपर आपके यवन, जैसे अपन इंडो ग्रीक बोलते हैं, यवन शासकों के चित्र हैं। तो इसका मतलब यवन आक्रमण तो हुआ होगा, राज भी किया होगा इन्होंने। और शेष बची 8 जो मुद्राएं हैं ये आहत है, भारतीय शासकों की है। ठीक है, तो 28 और 8 36 मुद्राएं यहां से मिली है। तो ये मुद्राएं भी हमें बताती है कि सुंग, क्योंकि सुंग, सातवाहन, पहलव, यवन, कुषाण सब समकालिक थे, तो इस काल में भी आपके बैराठ जो है वो ठीक ठाक तरीके से अस्तित्व में रहा है। ये ब्राह्मण काल की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गुप्त काल आया। गुप्तकालीन साक्ष्य। ठीक है, गुप्त काल के हमें 2 साक्ष्य मुख्य रूप से यहां प्राप्त होते हैं। एक तो गुप्त अभिलेखों में बैराठ को एक व्यापारिक नगर बताया गया है, और दूसरा एक आपके शंख लिपि थी आपके, और उस लिपि के 2 लेख यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो जो मैंने ऊपर आपको बताए, तो संभव है कि उस लिपि का उपयोग जो है वो गुप्त काल में होता था, तो हो सकता है कि लेख अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पॉइंट था। पहला पॉइंट कि गुप्त अभिलेखों में, गुप्तकालीन अभिलेखों में बैराठ को व्यापारिक नगरी बताया है। इसका मतलब गुप्त काल में भी बैराठ आपके अस्तित्व में था। और दूसरी बात, बीजक पहाड़ी से एक लेख मिला है, बीजक पहाड़ी से एक लेख मिला। अच्छा, वो लेख अलग है, ये अलग है। एक लेख मिला जो शंख लिपि से लिखा हुआ है, जो शंख लिपि से लिखा हुआ है। ठीक है, यह लिपि गुप्त काल की है, यह गुप्त काल की लिपि है और आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो इस आधार पर भी हम कहते हैं कि गुप्त काल में भी आपके यह एक प्रकार से अस्तित्व में था। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, नगरीय संस्कृति का द्योतक था, व्यापारिक नगर था, तो नगरीय संस्कृति डेवलप हो गई यहाँ पे। ठीक है, गुप्त काल के बाद में आपको पता होगा हर्षवर्धन का काल शुरू हुआ। वर्धन वंश के क्या साक्ष्य थे? वर्धन वंश में हर्षवर्धन आपके सबसे अहम शासक था, और इसके काल में हैनशांग भारत आया था, आपको याद होगा। और हैनशांग ने अपनी पुस्तक लिखी थी सीयू की, और सीयू की में हैनशांग लिखता है कि मैंने बैराठ की यात्रा की थी और मैंने यहाँ पर 8 बौद्ध विहार देखे थे। तो इस आधार पर लगता है कि हैनशांग जब भारत आया वर्धन वंश में 650 के आसपास, उस समय भी बैराठ अस्तित्व में था। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वैनशांग भारत आया था। इसने अपनी आत्मकथा इसने अपना यात्रा विवरण इसने अपना यात्रा विवरण सीयू की नाम से लिखा।
इसमें लिखा है कि उसने 624 में बैराठ की यात्रा की। बैराठ को उसने क्या लिखा है? पारियात्र। क्या लिखा है उसने बैराठ को? पारियात्र शब्द किसने दिया बैराठ के लिए? एनशांग ने दिया है। ठीक है, बैराठ की यात्रा की। और यहां पर 8 विहार देखे। यहां पर 8 विहार देखे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैराठ जो है वो वर्धन वंश में भी एक प्रकार से अस्तित्व में था। अब बाद में एक यूं कहिए कि इस समय कहते हैं कि जब हेनशांग आया था उस समय आपके यह नगर ऑलमोस्ट नष्ट किया जा चुका था। और उस समय के आक्रमणों में देखें तो मिहिर कुल के आक्रमण महत्वपूर्ण हैं। और ऐसा माना जाता है कि बैराठ को इस 7वीं शताब्दी में 6ठी-7वीं शताब्दी में मिहिर कुल ने जो है वो बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट आते हैं पतन, बैराठ का पतन। ठीक है, तो सीयू की हो गया बैराठ का पतन। देखिए दयाराम साहनी क्या लिखते हैं। दयाराम साहनी और दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा सारे यही लिखते हैं। ठीक है, दयाराम साहनी, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि मिहिर कुल के आक्रमणों ने बैराठ को नष्ट कर दिया था। देखिए ये एक चीज और भी है कि जब इसके मिहिर कुल के आक्रमणों के बाद हेनशांग आया था तो हेनशांग खुद क्या लिखता है कि मैंने 8 विहार देखे, बाकी का नगर पतनशील था। नगर है वो लगभग नगर खत्म हो चुका था। ठीक है, नगर पतनोन्मुख था या नगर का पतन हो चुका था। ठीक है, तो ये मिहिर कुल ने पहले कर लिया था। ठीक है, जो भी था आपको ये याद रखना है कि मिहिर कुल ने ही आपके बैराठ का पतन कर दिया। ठीक है, एक नाम हम नोट करके डाल सकते हैं कि यहाँ पर एक मानसिंह द्वारा यहाँ पर एक मुगल दरवाज़ा बनाया गया था। और तो कहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ, यही लिख लेते हैं। मानसिंह ने मुगल दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, तो ये थी बैराठ की यात्रा। ठीक है, ठीक है, आप एक बार वापस नज़र मार देना। मैंने इसको पूरी कोशिश की है कि लौह युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, फिर इसका लोकेशन, उसकी खोज कैसे हुई, फिर हमने प्रासनिक स्थल कौन से हैं ये बात की, ताम्रकालीन साक्ष्य, सिंधुकालीन साक्ष्य, महाजनपदकालीन साक्ष्य, मौर्यकालीन साक्ष्य। ठीक है, और उसके बाद में आपके ब्राह्मणकालीन साक्ष्य, गुप्तकालीन साक्ष्य और लास्ट में पतन। तो पूरी बैराठ की यात्रा हमने कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शेष बची सारी सभ्यताओं का एक वीडियो बनेगा और उसके साथ ही हमारे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जो है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, वो हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।